हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का जीआरपी इंटर कॉलेज की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर और एनसीईआरटी के हिसाब से चौथा लेसन चल रहा था, परमाणु की संरचना व स्पेक्ट्रम की व्याख्या। कल हमने थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का अध्ययन किया था। आज हम बोर के परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट सेक्शन होने जा रहा है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से आप लोग समझें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में बताया था कि थॉमसन ने तरबूज मॉडल दिया था, उसमें बहुत सारी कमियां थी, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था, इसलिए रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बाद, लेकिन उसमें भी कई दोष थे, इसलिए नील्स बोर ने अपना एक नया परमाणु मॉडल दिया था। तो नील्स बोर ने, जो डेनिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1913 में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा दूर किया और एक नया परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। और उस नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार सबसे पहला पॉइंट, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, और वो वृत्तीय कक्षाएं कैसी होती हैं? निश्चित होती हैं, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन कुछ जो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हीं कक्षाओं को हम मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका संवेग NH/2π होता है, जहां n बराबर 1 2 3 मतलब KLMN कक्षाएं होती हैं। और इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा भी कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य ऊर्जा को व्यक्त करते हैं कि उस कक्षा की ऊर्जा कितनी है, तो उनको हम मुख्य ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो स्थायी कक्षा में घूमते हैं उसमें बिना ऊर्जा ह्रास के ही घूमते हैं। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब स्थायी कक्षा में घूमता है तो वो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना ही अवशोषण करता है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है तो वो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तभी ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकता है और अवशोषण कर सकता है, लेकिन अगर वो स्थायी कक्षा में घूम रहा है तो वो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ना अवशोषण करेगा, जे बोर ने बताया था। इसके बाद आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन केवल जो घूमता है स्थायी कक्षाओं में, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बात की थी, जो बोर ने अपने परमाणु मॉडल में जो बात की थी कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से जब दूसरी कक्षा में जाता है तो उसको कौन सी अवस्था कहते हैं, और जब स्थायी कक्षा में घूमता है तो उसको कौन सी कक्षा कहते हैं। तो आपको बताते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में घूम रहा है तो उसको कहते हैं आद्य अवस्था। कौन सी अवस्था? आद्य अवस्था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो उसको कहते हैं उत्तेजित अवस्था। कौन सी कक्षा कहते हैं? उत्तेजित अवस्था कहते हैं। इस प्रकार से बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, लेकिन आपको बता दें कि बोर ने जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें भी कुछ कमियां थीं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि जो बोर ने परमाणु मॉडल दिया था उसकी पहली कमी ये थी कि बोर का जो परमाणु मॉडल था केवल उन्हीं परमाणु की व्याख्या कर सकता था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो या एक आयन हो, केवल उन्हीं की। लेकिन अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी व्याख्या नहीं कर सका था। दूसरी चीज, हाइड्रोजन के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी वो नहीं कर सका।
इसके बाद आपको बता दें कि वो जीमॉन और स्टार्क की व्याख्या भी नहीं कर सका। इस प्रकार से ये तीन दोस्त थे जिसको आधुनिक वैज्ञानिकों ने दूर किया और एक नया परमाणु मॉडल आज जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, वैसे तो बोर का ही परमाणु मॉडल चल रहा है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि वो सबसे पहले जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो थॉमसन का परमाणु मॉडल था। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया और उसके बाद सन 1913 में बोर का परमाणु मॉडल आया जो आज भी चल रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई, परमाणुओं की खोज हो गई, नाभिक की खोज हो गई, कैथोड किरणें, धन किरणों की खोज हो गई, फिर इसके बाद आपकी परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, इन सब की जो मान है जे निश्चित होते हैं और इनको निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, और स्पेक्ट्रम की व्याख्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या इन्हीं के आधार पर की गई। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो पहली कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, दूसरी कितनी होती है, इस प्रकार से इन सभी की व्याख्या अब हम विस्तार से करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो कि बोर का परमाणु मॉडल क्या था, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।